यूट्यूब चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है कि सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में आज मैं सुधांशु फिरदौस के साथ हूँ। इनका जन्म 1985 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सिंघाई गांव में हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से गणित में स्नातक और जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली से गणित और कंप्यूटर साइंस में परास्नातक। फिलहाल शोधरत हैं, बेगूसराय के एक कॉलेज में गणित का अध्यापन कर रहे हैं। सुधांशु फिरदौस विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लगातार प्रकाशित होते रहे हैं। आजकल नाट्य लेखन के साथ एक उपन्यास पर भी काम कर रहे हैं। नई पीढ़ी के अनिवार्य कवि, बेहद जरूरी कविताएं। सुधांशु फिरदौस की इन कविताओं को इनकी एक अलग दुनिया है और इस दुनिया ने अपने बनने की प्रक्रिया में जो रंग चुने हैं, जो माटी चुनी है, उसमें प्रेम का रंग, प्रतीक्षा का रंग सबसे गहरा है। अधूरे स्वांगों के दरमियान इसमें समाई कविताओं में एक सतत प्रतीक्षा है और धैर्य के एक अप्रकाशित बिंब हैं जो इससे पहले बल्कि अप्रकाशित या अप्रत्याशित बिंब हैं। उनमें प्रेम है, स्वप्न है। जैसा कि मैंने कहा कि ये स्वांग और इनके दरमियान और वे आधे अधूरे रह गए। तो इन कविताओं की आधुनिकता एक चिंतित नागरिक के लगातार एलिएनेटेड होने का, आइसोलेटेड होने का है। ये एक अकेलापन, एक निसंगता, एक अपराध बोध और उससे जुड़ी क्या कह सकते हैं, उदासी, निराशा, हताशा। इनकी कविताओं में कंटेंट जो आता है वो दरअसल इसी पृष्ठभूमि को लेकर रची गई हैं। इनमें लोक है, लोक का मन है, लोक परंपराएं हैं और उन लोक परंपराओं का परिवर्तित रूप निश्चित तौर पर निरंतरता और परिवर्तनता ये इनकी कविताओं में देखी जा सकती है। एक परंपराओं की भी नवनिर्मिति है। एक आयु से आगे बढ़ते हुए जिस आयु यात्रा में हम सतत आगे बढ़ रहे होते हैं, साथियों, शोधार्थियों, सुधांशु फिरदौस उन नवनिर्मितियों के जरिए अपनी उम्र के तमाम पड़ाव को पार करते हुए एक यात्रा तय करते हैं और हमें करवाते हैं। आप विविध पत्रिकाएं जो कंटेम्प्ररी हैं उनमें प्रमुखता से प्रकाशित होते रहे हैं। आप सक्रिय रहे हैं कई साहित्यिक, सामाजिक और कई साहित्यिक महोत्सवों में, मंचों पर आप प्रतिनिधि युवा कवि के रूप में लगातार आमंत्रित हो रहे हैं और चर्चित हैं, लोकप्रिय हैं। अधूरे स्वांगों के दरमियान ये आपका पहला कविता संग्रह जो 2020 में प्रकाशित हुआ। इन कविताओं के अतिरिक्त आप अनुवाद कर्म में, नाटक में और गद्य विधाओं में भी रचनात्मक रूप से अपना जरूरी हस्तक्षेप बनाए हुए हैं। यह संग्रह जब आ रहा है, जब सुधांशु का स्वर परिचित होने लगा, स्वर लोकप्रिय होने लगा, कविताओं में उनकी धाक बनने लगी और वे अब अपनी सक्रियता के साथ सारी उधेड़ बुन और सारी बेचैनियां, सारे सामाजिक सरोकार या जो समय के अंतराल में जो प्रतीक्षा पाई जाती है, जो इंतजार पाया जाता है, उस सब के साथ सुधांशु फिरदौस कविताओं में, कविता की संसार में अपनी जगह, जमीन बना चुके हैं। इस कविता संग्रह में कवि ने अपना अब तक का जो कुछ भी जिया, जो उनका संवेदनात्मक संसार है, जो उनका अनुभव है, जो उनकी स्मृतियों की धरोहर है, उस सबको संजोए हुए दरअसल सुधांशु फिरदौस कवि हमेशा अपने समय और समाज से बनता है और फिर जो बेचैनियां वो पाल लेता है और जो अपने इर्द गिर्द देखता है, उसी में कुछ इजाफा करते हुए अपने संवेदन से, अपने उन बेचैनियों से, उन तंतुओं से एक नवनिर्मिति भी करता है। और सुधांशु फिरदौस ने निश्चित तौर पर इजाफा किया है अपने समय में। कवि एक समय बना रहा है।
सुधांशु की कविताओं में मौसम है, प्रकृति करवट लेती है, प्रकृति के बदलाव का एहसास बड़े शिद्दत से होता है और बड़ी संजीदगी से, बल्कि मैं तो कहूँगी कि बहुत ही पैनी नज़र, बहुत ही सूक्ष्म नज़र से वो बदलती हुई ऋतुओं को भांपते हैं। और वो ऋतुएं केवल बाहर परिवेश में नहीं बदल रही, वो ऋतुएं मन और अंतर मन को किस तरह से सेल्फ को, इनर सेल्फ को भी प्रभावित कर रही हैं, उस पर बहुत पैनी नज़र है सुधांशु की। तो उन्होंने मौसम पर, मिजाज पर, प्रकृति के बदलाव पर, बदलती हुई ऋतुओं पर लगातार अपनी नज़र बनाए रखी और सहृदय संसार से उसको रूबरू कराया। अब आप देखें कि हम बदलती ऋतुओं का देश कहलाते हैं। हमारे यहाँ 6 ऋतुएं प्रधान रूप से देखी जाती हैं और ऋतु परिवर्तन मतलब मनस्थिति, आपका परिवेश, आपका मिजाज, आपका जुनून भी ऋतुओं के मुताबिक बदलता है। सुधांशु उस पर बेहतरीन कविताएं रचते हैं। 6 ऋतुओं का आना जाना उसको कवि किस तरह से अपनी दूरदर्शिता से एकदम कविता के ताना बाना में एक जीवंत कर देता है। हेमंत, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, इन ऋतुओं पर सुधांशु बहुत अच्छा लिखते हैं। बसंत ऋतुओं का राजा है तो क्यों है, ऋतुओं का आना और उसको कविता में कंटेंट के रूप में परोसना, सायास सुधांशु ये करते हैं। प्रकृति केवल बाहरी नहीं है। जब हम प्रकृति कहते हैं तो मतलब स्वभाव, तो प्रकृति भीतरी भी है। तो इस बाहरी और भीतरी प्रकृति की सुगंध को, ठसक को, कसक को, गुनगुनाहट को, ताप को, त्वरा को सुधांशु पकड़ते हैं ऋतुओं के जरिए। और ये बेहतरीन कविताएं मुझे लगी श्रोतार्थी, और मुझे लगा कि सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में इन कविताओं का होना, इन रचनाओं का होना लाजिम है। और आप इसे देखें, नोटिस में लें कि ये कंटेंट बनती हैं तो सायास, बाहरी और भीतरी प्रकृति, और यही सुधांशु की खास पहचान भी है। हर कविता अपने होने, अपने बसने, रचपच जाने में धीरे धीरे शनैः शनैः भीतर उतरती जाती है और भीतर बदल देती है। माने बाहरी प्रकृति किस तरह से भीतरी प्रकृति को बदल रही है, सुधांशु को ये बहुत बेहतर आता है। सुधांशु हमें अचानक कभी चौंका देते हैं, कभी आनंद से, रस से सराबोर कर देते हैं। एक विस्मय का संसार भी सुधांशु की कविताओं में मुझे दिखता है। ये आप देख लें कि पहले ही कविता संग्रह में इनकी भाषा की जो बड़ी मजबूती से वो पकड़ते हैं और उसमें जो लोक है, जो फोक है, जो क्षेत्रीय बोलियां हैं, फिरदौस की ये पहचान है। दरअसल वे कविता में शिल्प गढ़ते नहीं हैं, उनकी कविता अपना शिल्प खुद तलाशती है और बड़ी कुशलता से, बड़ी त्वरा से, फ्लो के साथ बाहर आती है। निश्चित तौर पर गंवाई शब्द हैं, क्षेत्रीय बोलियां हैं, देशज जीवन की माटी है, सौंधी माटी, फूलों की, प्रकृति की चहक दहक लहक है, और प्रकृति में समोना और समाना और प्रकृति में हमें लैस कर देना, सराबोर कर देना सुधांशु फिरदौस को आता है। तो मैं कह रही थी कि वो जीवन को जिस तरह देखता है कवि, और रोज रोज दिनचर्या में जिस तरह जीता है जीवन के हर क्षण को, हर पल को, उसे देखना और दिखाना दोनों आता है। इसमें जीव जंतु हैं, नाना प्रकार के पशु पक्षी हैं, वनस्पतियां हैं, नदी है, ऋतुएं हैं, मैंने कहा, और प्रकृति का भरपूर हर रंग इसमें मौजूद है। तो सुधांशु फिरदौस की तमाम कविताएं अपने अभिप्राय को तो हम तक संप्रेषित करती हैं, पहुंचाती ही हैं। मैं सुधांशु फिरदौस को बड़े कैनवास का कवि इसलिए भी कह रही हूँ कि इनके शब्द केवल बोलते या सुनाई देते नहीं है, दिखाई देते हैं। तो चाक्षुष शब्दों को, या इनकी कविताओं में जो मुझे दृश्य मिलता है, विजुअल जो मिलते हैं, वो इनकी कविताओं को अपने समकालीनों से अलगाती है।
पेड़ पौधों को जिस तरह से वो रचते हैं कविता में, जिस तरह से एक लड़ी बुनते हैं, एक लगता है कि प्रकृति की चादर सी बिछी हुई है, या जो रोशनी के अंधेरों के खिलाफ जो रोशनी जुगनों की के रूप में टिमटिमाती है, उम्मीद जगाती है। तो सुधांशु को मैं उम्मीद की कविता भी कहती हूँ। तो सूरज की लाली पर तो बहुतों ने लिखा, बादलों के घिरने पर बहुतों ने लिखा, लेकिन बादल कनात बन जाए या जुगनू अपनी जीवंतता से, अपनी चमक से रोशनी को लजाए, ये सुधांशु की खूबी है, ये सुधांशु की कविताओं में दिखाई देती है। शोधार्थियों, बहुत अधिक बातचीत न करते हुए क्यों न हम ऋतुओं पर जो बेहतरीन कविताएं मुझे लगी आपसे साझा करती हूँ, और फिर हम उन कविताओं पर थोड़ी सी बात करेंगे। पहली कविता है वसंत। बच्चे स्कूलों में प्रार्थना कर रहे हैं, सियासतदां घरों में धूप खिली है, कबूतर उड़ रहे हैं, आंदोलन इतने हैं कि तय करना मुश्किल है कि कहाँ जाएं, किसे छोड़ें। जितने तरह के राष्ट्रवादी हैं उतने ही तरह के क्रांतिकारी। प्रपंचों से भरे इस शहर में सच बोलना ईश निंदा जैसा अपराध है। आप देख रहे हैं सुधांशु बाहरी प्रकृति के उस लाग लपेट को भीतर तक समोने के बाद अपने आसपास की साजिशों को, जो रचे जाते हैं प्रपंच, जो दांवपेच खेले जाते हैं, जो राजनीतिक गठबंधन होते हैं, और जो आंदोलन और क्रांति के नाम पर दरअसल छिटपुट हित समूह बनते हैं, उनकी शिनाख्त कर लेते हैं। मैंने कहा कि बड़ा कवि वही होता है जो आर पार देखकर अपने आसपास को सबसे पहले सूंघ ले, और खुद ही नहीं दूसरों को भी रेखांकित करते हुए, अपनी कविता में दर्ज कराते हुए दूसरों को भी खबरदार करे। तो वसंत यानी धीरे धीरे कहीं कहीं कुछ कुछ चटक रहा है, खिल रहा है, खिलने के कगार पे है। ठीक ऐसी ही क्रांतियां हो गई हैं, बोल हो गए हैं, लोगों के आपसी संबंध होते जा रहे हैं, और ये तय करना मुश्किल है। बड़ी असमंजस की ये दुनिया है। तो एक तरफ ऋतुएं हैं, ऋतुओं के बहाने से जो परिवेश में पसरा है उसको भांप लेते हैं सुधांशु। अगली कविता ग्रीष्म। कैद हूं हिज्र की जेल में, दूर तक रेल गुजर रही है, उम्मीदों से खचाखच भरी हुई, तुम दिखी उसी में बैठ गई। यहाँ उदासी गिर रही है पत्तों की शक्ल में। यह लुटेन की दिल्ली में गर्मी की एक निचड़ी हुई शाम है। बत्तियां जल गई हैं हर तरफ, जर्द पत्ते, जर्द शक्लें, महरूम किसी की आहट से। प्रचंड की गर्मी बाहर नहीं भीतर भी अपने तेज और ताप से धधक रही है। भीतर स्मृतियों के संसार को, लाग को, लगाव को धधका रही है। चिर प्रतीक्षित, चिर परिचित संबंधों, प्रेम को निर्वाह और प्रेम का निबाह कैसे हो। दरअसल सुधांशु फिरदौस कहते हैं कि तुम्हारा भीतर उमगना सुलगना जैसा है। तुम्हें मैं तुम्हारी आंच में महसूस कर पा रहा हूँ। तो बाहर की प्रचंड गर्मी जो है वो मेरी सुधियों के संसार में खदबदा रहा है, आंच दे रहा है, और तुम लगता है कि जैसे दिल्ली की गर्मी होती है, झुलसा देने वाली, अपने शिकंजे में लेने वाली, सब तरफ से शिकस्त देने वाली, ऐसी तुम्हारी सुधियां हैं। ऐसा तुम्हारा मेरे भीतर उतरना है, ऐसा तुम्हारा मेरे भीतर विचरण करना है। बेहतरीन कविता। वर्षा। लंबे उमस भरे मौसम के बाद कुछ राहत मिली है। आज गिरी है पहले भी इस मौसम में बूंदे, लेकिन ये सरगोशी लगता है इस बार मानसून तुम्हें छू कर आया है। आप देख रहे हैं प्रकृति और प्रेम गुथे हुए हैं आपस में। प्रकृति और प्रेम दोनों ही सुधांशु के बाहरी और भीतरी इनर सेल्फ को लबालब किए हैं। लेकिन ये सरगोशी लगता है इस बार मानसून तुम्हें छूकर आया है। हर आती जाती मेट्रो मिलाती होगी किसी न किसी यक्ष को उसकी यक्षिणी से।
महानगरीय दिनचर्या और दिनचर्या में दो जुड़ाते मन सुधांशु फिरदौस की निगाह में है। हर आती जाती मेट्रो मिलाती होगी किसी न किसी यक्ष को उसकी यक्षिणी से। कालिदास की कल्पना का अलकापुरी और रामगिरी आज मुझे नोएडा और द्वारका लग रहे हैं। एकदम निजी क्षणों को कैसे सार्वजनीन करना है, एकदम निजी भोगे हुए सच को, यथार्थ को कैसे सबका अनुभव, सबकी संवेदना का तार उससे जुड़ता है, कैसे सबकी सुधियों के तार झंकृत हो जाते हैं, सुधांशु को आता है। आज मुझे नोएडा और द्वारका लग रहा है और मेघों से होड़ लेती मेट्रो। कोई अमर काव्य पंक्ति, भीगा कबूतर अपने पंखों से अशक्त नहीं कर पा रहा है परवाज। अभी कुछ देर उसे बिल्लियों और पहाड़ी रसोइयों से बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। एक प्रेमी ही बचा ले जाएगा सृष्टि के समूचे प्रेम को, प्रकृति को, सृष्टि को, मानवता को, मान को, मनुहार को, परवाह को, प्रेम को। अभी कुछ देर उसे बिल्लियों और पहाड़ी रसोइये से बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। अपनी छत से कबूतर की पासबानी करते हुए देखता हूँ आकाश में फिर से घिरते बादलों को। उलझने इतनी ज्यादा हैं यहाँ कि भागकर कोई ट्रेन भी नहीं पकड़ा जा सकता। व्यर्थ है संपर्क के सारे माध्यम स्पर्श के बिना। मतलब एक दूरियों में जो प्रेम का निबाह है, दूरी से जो आँच सेकी जाती है, एक दूर रहकर जो एक दूसरे की सुधियों में गुथा जाता है, स्पर्श की जरूरत भी सुधांशु को महसूस होती है शिद्दत से। और कहते हैं कि व्यर्थ है संपर्क के सारे माध्यम स्पर्श के बिना। आज तो चांद भी नहीं निकला, बेमानी है कुछ भी उम्मीद करना। मैंने तो समंदर भी नहीं देखा जो ख्याल कर सकूं कि समंदर किनारे बैठी बारिश में भीगती कैसी लगी होगी तुम। तो दरअसल कवि अपने प्रेम में, अपने अनुभवों में, अपने स्मृतियों में अपने अतीत को जी रहा है। और अतीत के बहाने ही ये जो वर्षा की एक लड़ी लगी है और जिस पर कविता रचता है, दरअसल अपने भोगे हुए यथार्थ को भी उसके साथ उसका तादात्म्य करता है। और भीगती हुई तुम, सारी कायनात, सारी सृष्टि में सबसे सुंदर तुम कैसी लगती होगी लहरों के पास बैठी हुई, समंदर के किनारे बैठी हुई, उसकी कल्पना से सिहर जाता है, भर जाता है और मैं तो कहूँगी कि लबालब हो जाता है, भींग जाता है। अगली कविता है शिशिर। शहर की भागा भागी बसों में उतरने चढ़ने की आपाधापी के बीच यहीं एक कोने में तोते, गिलहरियां और कबूतरों का झुंड दाना चुग रहा है। साल का आखिरी दिन, हवा मध्यम, धूप हल्की और सर्दी कम है। प्रेम का एक गुनगुना मौसम तुम्हारे बिना कर दिया किताबों के नाम, क्योंकि तुम मौजूद नहीं हो सामने साक्षात। तो प्रेम बहुत बढ़िया। प्रेम का एक गुनगुना मौसम तुम्हारे बिना कर दिया किताबों के नाम। और मुझे लगने लगा है लाइब्रेरी किसी दिलजले की इजाद है, आविष्कार। यानी हर वह प्रेमी जो अपने प्रेम से, प्रेम पात्र से, अपने लगाव से, अपने घनिष्ठ संबंध से छिटका है, छूटा हुआ है, उसकी स्मृति में है, उस संवेदन में डूबता है और उस उफान को सहता है, वो किताबों की शरण में आ जाता है। क्योंकि फिर उसे वो कनेक्ट लगती हैं और किताबों से अपने को कनेक्ट करता है। और लाइब्रेरी ही एकमात्र आसरा है, एकमात्र सहारा है प्रतीक्षा का, प्रेम में पड़े हुए, प्रेम में डूबे हुए उन खास क्षण, उन खास पलों का की एकमात्र साथी लाइब्रेरी। तो ये लाइब्रेरी भी किसी दिलजले ने, यानी किसी एक इकलौते अकेले पड़ गए प्रेमी ने या प्रेमिका ने, प्रेम पात्र ने अकेले पड़ गए, दूर पड़ गए, छूट गए, छिटक गए ने इजाद किया होगा इस लाइब्रेरी जैसी बेहतरीन कविता। अगली कविता
ऋतु पर नहीं है, पर मुझे इसमें भरपूर ऋतु नजर आई। और एक क्या कह सकते हैं कि मन का ऋतु, मन में जो ऋतुएं परिवर्तित हो रही हैं, मन में जो खास बदलाव हो रहा है, उस ओर दरअसल ये 3 चीजें बेहतरीन सुधांशु फिरदौस के पास हैं। संवेदनात्मक उनका संसार, उनके अनुभवों का संसार, और मैंने कहा ना कि स्मृतियां, यादें। किस्सा गोई शैली में कई ऐसी कविताएं इनकी मैं गुजरी पढ़ते हुए। याद गोई, ये कविता, इस पर मेरा ध्यान गया। आप सुने। ग्रीष्म की दिलफरेब रात्रि, क्या होड़ लगाकर खिले हैं अमलतास और मधुमालती। होड़ लगाकर रंग और सुगंध आज ढो रहे हैं तुम्हारी यादों की पालकी। ग्रीष्म की दिलफरेब रात्रि, रंग और सुगंध आज ढो रहे हैं तुम्हारी यादों की पालकी। इस सड़क से इतनी बार गुजरा हूं कि आहट को पहचानने लगे हैं कुत्ते। मुझे अपने इतने करीब देखकर भी इनमें कोई हरकत, कोई सुगबुगाहट नहीं। ये चिन्हने लगे, ये अपना लिया है इन्होंने यहाँ की सड़कें, यहाँ की रास्ते, और मेरी सुधियां साथ साथ चल रही हैं। तो यहाँ का जो आसपास है वो मुझ में इतना रच पच गया है, और मैं इनमें इतना समा गया हूँ कि 2 होते ही नहीं, एकम एक हैं। और इन्होंने मुझे जान लिया है, चीन लिया है, पहचान लिया है। मुझे अपने इतने करीब देखकर भी इनमें कोई हरकत, कोई सुगबुगाहट नहीं। गालिबन अब इन्हें भी मुझसे कोई तवक्को, कोई राह नहीं रही। खुद को एक ठेस दे रहा है, खुद को एक चोट दे रहा है, या मैं कहूंगी कि खटखटा कर खुद को देख रहा है, भांप रहा है, जांच रहा है। गालिबन अब इन्हें भी मुझसे कोई तवक्को, कोई राह नहीं रही। बहुत सघन है तुम्हारी प्रतीक्षा। ये इंतजार के पल मेट्रोपॉलिटन शहर में यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, बी और एमए को जीते हुए शोधार्थी, एमफिल पीएचडी के शोधार्थी, जब प्रेम की गुनगुनी सी धूप, एक कच्ची धूप उनके अंदर समाती है, और एक क्या कह सकते हैं, एक आस प्यास जगाती है, एक इंतज़ार, लंबा इंतज़ार कि थोड़ा समय भी पहाड़ सा लगता है एक दूसरे के बगैर बिताने में। सुधांशु ने बिल्कुल साफ, बहुत ही पारदर्शी तरीके से, बहुत ही क्या कह सकते हैं, सशक्त अंदाज में उस इंतजार को पकड़ा है। बहुत सघन है तुम्हारी प्रतीक्षा, मेरा विकल्प आवारगी। इत उत हर जगह तुम्हें तलाशता मेरा ये मन, आवारा मन, अपने प्रेम की तलाश में, अपने प्रेम पात्र के तलाश में, फिर से तुमसे जुड़ाने की तलाश में भटक रहा है। और तुम हो कि गर्मी की दिलफरेब रात्रि की तरह पसरती जा रही हो। बेहतरीन कविताएं, शुक्रिया।